हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें सिंपल फॉर्मूला आपने देखा, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लोज। इनिशियल कैश आउटफ्लोज को आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी बोल सकते हो। और उस पे हमने सिंपल 4 क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हमें उसी कॉन्सेप्ट एनपीवी पे आगे और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर करने। तो आओ अपने नोट्स में, और क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जेड लिमिटेड हैज 2 प्रोजेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन ए एंड बी, ईच कॉस्टिंग ₹60 लाख। एक कंपनी है जेड लिमिटेड, उनके सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड बी। कोई सा भी आप लो, कॉस्ट आएगी 60 लाख रुपीज की। तो आपको सबसे पहले तो इनिशियल कैश आउटफ्लो बता दिया 60 लाख रुपए। द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना है। अगर आप ए सिलेक्ट करते हो बी रिजेक्ट हो जाएगा, बी सिलेक्ट करते हो तो ए रिजेक्ट हो जाएगा। लाइफ फॉर प्रोजेक्ट ए इज 4 ईयर। लाइफ की बात करें तो प्रोजेक्ट ए की लाइफ तो 4 साल है, और प्रोजेक्ट बी की लाइफ 3 साल है। सालवेज वैल्यू नील है दोनों प्रोजेक्ट की। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 33.99%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपको 15% अप्लाई करना है। हमारे पास कैश फ्लोज बिफोर टैक्स गिवन है। कैश फ्लोज बिफोर टैक्स होते हैं अर्निंग बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ईबीडीटी को बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये जो कैश फ्लो गिवन है ये ईबीडीटी है, तो हमें इसमें से अभी डेप्रिशिएशन माइनस करना बाकी है, फिर टैक्स माइनस करना है, देन हमें उसमें डेप्रिशिएशन ऐड बैक करना है, तब जाके आप एनुअल कैश इनफ्लोज तक पहुंचोगे। तो आपके पास 4 साल गिवन है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए की लाइफ 4 साल है और प्रोजेक्ट बी में 3 साल तक इनफ्लो आ रहे हैं, और 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी गिवन है 15% के अकॉर्डिंगली। और क्वेश्चन की छोटी सी रिक्वायरमेंट है, सर एनपीवी कैलकुलेट करके दो दोनों प्रोजेक्ट्स का। तो ठीक है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5। सबसे पहले तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पे फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं। सर एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लोज। आप चाहो तो इनिशियल कैश आउटफ्लोज की जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी लिख सकते हैं। सर 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज चाहिए, लेकिन सर उससे पहले तो कैश इनफ्लोज निकालूं। तो सबसे पहले तो अपने को दोनों प्रोजेक्ट्स के कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने पड़े। तो एक वर्किंग नोट में मैं कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन कर लेता हूं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, या कैश इनफ्लोज आप लिख सकते हो। सर 2 प्रोजेक्ट हैं और हर साल का डेटा भी अलग अलग है, तो बेटर है कि आप ये कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज अलग अलग स्टेटमेंट में करो। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ए ले रहा हूं। पहला कॉलम हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अगर 4 साल इसकी लाइफ है तो ये ईयर 1, ये ईयर 2, देन ईयर 3, और फाइनली ईयर 4। सर क्वेश्चन में आपको गिवन है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, दैट इज नथिंग, इट इज ईबीडीटी को ये इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ईबीडीटी गिवन है कितना, 60, 110, 120 और 50। 60, 110, 120 और 50। तो सर सबसे पहले तो इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस किया जाएगा। ये सारी की सारी फिगर्स है वो लैक्स में चल रही है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 60 लाख रुपए, लाइफ कितनी है 4 साल की। तो सर अगर 60 लाख है, सालवेज वैल्यू 0 है, 4 साल की लाइफ है, तो हर साल डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 15 लाख। ईबीडीटी में से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स 45 लाख, 95 लाख, 105 एंड 35। कैश इनफ्लोज तक पहुंचने के लिए आपको इसमें एड बैक करना होता है डेप्रिशिएशन, लेकिन उससे पहले आप टैक्स माइनस करोगे। ईबीटी में से हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे माइनस टैक्स। सर क्वेश्चन में टैक्स का जो रेट है वो गिवन है 33.99%।
33.99%, 45 का 33.99%, सर ये आ गया 15.295, राउंड ऑफ में आप 15.3 लिख लीजिए। 95 का 33.99%, सर ये आ रहा है 32.29, 33.29, दो डिजिट ले रहा हूं मैं। 105 का 33.99%, सर ये आ जाएगा 35.689, तो राउंड ऑफ में आप लिख सकते हो 35.69, और 35 का 33.99%, सर ये आ गया 11.8965, राउंड ऑफ में आप 11.9 लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, फर्स्ट वन 29.7, सेकेंड ईयर में इट विल बी 61.71, थर्ड ईयर में इट विल कम 69.31, और फोर्थ ईयर में 23.1। ईबीटी में, ईएटी में आप वापस एड बैक करोगे डेप्रीशिएशन कैश इनफ्लोज तक पहुंचने के लिए। सर हर साल में 15 लाख रुपए का आप डेप्रीशिएशन माइनस करके आयो, तो वापस एड बैक कर लो 15 लाख का डेप्रीशिएशन, आपको आपका कैश इनफ्लोज पता चल जाए। सर कैश इनफ्लोज देख लो कितने आएंगे, ऐड करना है 44.7, 76.71, 84.31 और 38.1। सर जब हमने यहाँ पे कैश इनफ्लोज निकाले ही है, तो क्यों ना हम यहीं पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, अगर मैं इस कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई कर लूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और उसका सम अप कर लूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। अगर आप चाहो तो अलग से भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट बना सकते हैं इन फिगर को कैरी करके, बट अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो बेटर यही है कि इसी स्टेटमेंट में आप पीवीएफ डाल के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर दो। सर पीवीएफ फर्स्ट ईयर का है 0.870, सेकेंड ईयर में इट विल कम 0.756, नेक्स्ट 0.685, and last one is 0.572। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पहले तो हर साल का पता चलेगा, 44.7 इंटू 0.87, इट विल बी 38.889, जिसको आप राउंड ऑफ में अगर लिखना चाहें, राउंड ऑफ में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 38.89। नेक्स्ट है 76.71 मल्टीप्लाई बाय 0.756, सर 57.99 राउंड ऑफ में। नेक्स्ट है 84.31 मल्टीप्लाई बाय 0.685, सर 57.75, एंड 38.1 मल्टीप्लाई बाय 0.572, सर इट विल कम 21.79। बस इसका टोटल करो 38.89 प्लस 57.99 प्लस 57.75 प्लस 21.79, सर ये आ जाएगा 176.42। ये जो फिगर है, इस फिगर को आप ले जाइए अपने एनपीवी के फॉर्मूले में, 176.42 माइनस करना आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो कि क्वेश्चन की पहली ही लाइन में गिवन है 60 लाख रुपए की कॉस्ट। तो सर फर्स्ट वन आ जाएगा आपका 116.42, 116.42। अब यहां पे देखो 117.18 है, ये माइनस से डिफरेंस आने के पीछे रीजन क्या है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शन, सर मैंने दो जगह राउंड ऑफ किया है, एक तो टैक्स के केस में राउंड ऑफ किया है, दूसरा
जब सीआई को पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया, यहां पे राउंड ऑफ किया है, इसकी वजह से आपके माइनर से एग्जैक्ट आंसर में डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता। आपको तो फाइनल आंसर वहां पे टाइप करके आना होता है, तो आप फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है वो कैलकुलेट करके लिखिए 116.42। सिमिलरली हम बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सिमिलरली हम बी की भी कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें लाइफ जो है यहां पे 3 साल आपको देखने को मिलेगी। आइए बनाते हैं 3 साल के लिए बी के लिए। अगेन मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लोज बी का। तो सर कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज, और इस बारी प्रोजेक्ट बी के लिए। सर प्रोजेक्ट बी की जो लाइफ है वो 3 साल की है, 3 साल की है, तो कॉलम आपको लेने पड़ेंगे 4। पहला कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद 3 साल, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में कैश फ्लोज बिफोर टैक्स गिवन है, मतलब ईबीडीटी गिवन है। कॉपी करो 100, 130 और 50, 100, 130 एंड 50। इसमें से आप सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सर 60 लाख रुपए की कॉस्ट है, बट प्रोजेक्ट बी की लाइफ अगर 3 साल की है तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20 लाख 60 डिवाइड बाई 3। हर साल ये 20-20 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाए। आप पहुंच गए अर्निंग बिफोर टैक्स पे, ईबीटी आ गया आपका 80 लाख, 110 एंड 30 लाख। इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्स। सर टैक्स का रेट यहां पे बड़ा ही अजीब सा गिवन है 33.99%। 80 का 33.99%, इट विल बी 27.19 राउंड ऑफ में। 110 का 33.99%, सर इट विल बी इन राउंड ऑफ 37.39। और 30 का 33.99%, सर इट विल बी इन राउंड ऑफ 10.20। यहां पे भी आपको माइनर से आंसर में डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, क्यों? ड्यू टू फ्रैक्शन। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 52.81, सेकंड आ जाएगा 72.61 और थर्ड आ जाएगा आपका 19.8। 19.8। इसके बाद आप इसमें वापस ऐड बैक कर लीजिए डेप्रीशिएशन कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन के लिए। सर हर साल 20 लाख रुपए का जो डेप्रीशिएशन आपने माइनस किया था वो वापस ऐड बैक कर दो, तो आप पहुंच जाएंगे कैश इनफ्लोज पे। सर ये आ जाएगा 72.81, ये आ जाएगा आपका 92.61 और ये आ जाएगा आपका 39.8। जैसा कि मैंने लास्ट स्टेटमेंट में किया, इसी को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है फर्स्ट ईयर का 0.870, सेकेंड ईयर का 0.756 और थर्ड ईयर का 0.685। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें हर साल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता चल जाएगा। 72.81 मल्टीप्लाई बाय 0.87, सर ये आ जाएगा राउंड ऑफ में 63.34। नेक्स्ट 92.61 मल्टीप्लाई बाय 0.756, ये आ जाएगा सर राउंड ऑफ में 70.01 और लास्ट वन 39.8 मल्टीप्लाई बाय 0.685, सर ये राउंड ऑफ में आ जाएगा 27.26। और इसका अगर टोटल किया जाए तो ये टोटल आपका आ जाएगा 160.61। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बी का आ गया 160.61। 160.61, इसको आप एनपीवी के फॉर्मूले में ला के रखो। आउटफ्लो तो 60 है ही, तो सर ये आ जाएगा 100.61।
और यहां पे आंसर कितना लिखा हुआ है 100.621। तो सर इसमें भी माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ड्यू टू फ्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो। सिलेक्शन की बात आए फिलहाल एनपीवी के बेसिस पे, तो प्रोजेक्ट ए जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ए का एनपीवी जो है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन विद प्रोजेक्ट बी। तो यू कैन राइट हियर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। अगर हमें एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देना हो, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट ए should be selected due to higher NPV। सर जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा होता है उस प्रोजेक्ट को हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं। तो हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 5 और इस आंसर को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सेकेंड ईयर में 95 का जब 33.99% निकालते हैं, तो 95 का 33.99% 32.29 आता है। मे भी इसकी वजह से फ्रैक्शंस में ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हो, 32.29 आता है। तो 95 में से 32.29 माइनस करते हैं तो सर ये 62.71 आएगा, ये 62.71 आएगा। ये 62.71 आएगा। अकॉर्डिंगली जब इसमें 15 एड बैक किया जाएगा तो ये 77.71 आएगा। और जब 77.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.756 से, तो सर ये आएगा 58.75 राउंड ऑफ में, 58.75 58.75 58.75, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल भी वेरी करेगा। तो ये टोटल आ जाएगा 177.18, और ये 177.18 जब हम लेकर जाएंगे इसके अंदर, तो हमारा आंसर जो गिवन आंसर है उसके थोड़ा और नजदीक आ जाएगा, 177.18। -60 करेंगे तो सर 117.18 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट ही आ गया, 117.18 आ गया। क्योंकि मुझे यही बात खल रही थी कि इसमें तो केवल 1000 रुपए का डिफरेंस आया, तो इसमें 40,000 के आसपास डिफरेंस क्यों आया। तो जब आप कॉपी कर रहे थे तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो दोबारा से आप इसको कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आपने अभी कॉपी करा भी नहीं होगा, करा है तो करेक्शन कर लीजिए, यहां से दोबारा से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि गलती अभी पकड़ी गई बेटर है। क्योंकि दीज आर द वीडियो क्लासेस, तो इसमें बाद में बच्चे हमें बता देते हैं खैर
कि सर यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट करवाते वक्त ही गलती पकड़ में आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एंड दिस इज कैलकुलेशन मिस्टेक, जो कि पॉसिबल है, हो सकती है फ्रैक्शंस वगैरह में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आता है, जो सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में हमारे एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आता है, जिसकी वेटेज 12 नंबर की होती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको आपके एग्जाम में केस स्टडी वाले पार्ट में 12 नंबर का देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी is considering the
installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. कहते हैं एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वो क्या है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उस वेस्ट प्रोड्यूस को वो मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन इंस्टॉल करने जा रही है। होता है ना, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह में, क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह भी बनता है, डीजल वगैरह भी बनता है, कुछ वेस्टेज भी निकलता है। सिमिलरली जब शुगर वगैरह बनती है तो मोलासेस निकलता है, कटिंग वगैरह होती है, कतरन निकलती है, तो उनको यूज करके उन पे फर्दर प्रोसेसिंग करके आगे नए फर्दर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो कहते हैं वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम मार्केटेबल बनाने के लिए एक मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट फिलहाल इस वेस्ट का क्या करती है कंपनी, एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ ₹50 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। कंपनी ने इस वेस्ट को फिलहाल तो हटवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हर साल कंपनी, दैट इज लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है, वो कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए देगी। अकॉर्डिंगली जो वेस्ट निकलता है उसको कॉन्ट्रैक्टर हटाएगा। सिंपल बात करूं, अभी कंपनी की ये 50 लाख रुपए की कॉस्ट आती है हर साल। अगर कंपनी ये मशीन लगा लेगी और उस वेस्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए एफर्ट करेगी तो वेस्ट रिमूव नहीं करवाएगी, तो ये 50 लाख रुपए उसके बच जाएंगे। लेकिन इस 50 लाख रुपए को बचाने के लिए कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो क्या इंपैक्ट आएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन। कहते हैं जब आप ये मशीन लगाओगे, इंस्टॉल करोगे, तो आप क्या करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ोगे, टर्मिनेट करोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन पेमेंट ऑफ ए कॉम्पेंसेशन, आपको उसके बदले में कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कितना, ऑफ ₹30 लाख। कब देना पड़ेगा सर, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। मतलब ये जो मशीन पे ऑपरेशन आप स्टार्ट करोगे उससे पहले ही ये 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको ईयर 0 में ये 30 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। जब आप ये 30 लाख रुपए का ईयर 0 में कॉम्पेंसेशन दे दोगे, आपको हर साल 50-50 लाख रुपए की सेविंग होगी। इसके अलावा दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज। ये जो 30 लाख रुपए का आप कॉम्पेंसेशन पे करोगे, इस पे आप किसी भी तरीके की टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कोई टैक्स सेविंग वगैरह इस पे नहीं होने वाली आपको। ठीक है सर। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट ₹200 लाख। कहते हैं जो मशीन आप परचेज करके लाओगे वो 200 लाख रुपए की है, लेकिन 200 लाख रुपए आप एक साथ नहीं दे रहे। टू बी फाइनेंस्ड बाय ए लोन, आप क्या करवा रहे हो, इसके लिए लोन करवा रहे हो। सर ठीक है, कैसे रीपे करोगे, रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 के एंड से पे करना शुरू करोगे और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। इसका मतलब 200 लाख रुपए को अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा तो सर हर साल मुझे 50-50 लाख रुपए का लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम। इस पे इंटरेस्ट का रेट आपको 16% पर एनम पे करना है। तो इसका मतलब पहले साल तो आपको 200 का 16% पे करना पड़ेगा। अब फर्स्ट ईयर के एंड में जब 50 लाख लौटा दोगे तो 150 का 16%, फिर 50 लाख लौटा दोगे फिर 16%, 100 का, फिर 50 लाख लौटा दोगे तो 50 का 16%। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपने को दिखानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ 4th ईयर, जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 लाख। 20 लाख रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 15 लाख रुपए। कहते हैं मशीन तो 20 लाख में बिकेगी, लेकिन पता नहीं इसको डिसमेंटल करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाने का खर्चा है 15 लाख का था। मतलब 20 लाख रुपए में मशीन बिकेगी, बट उसको हटवाने के लिए 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि 5 लाख रुपए अपनी जेब में बचने हैं। सर मशीन दे रहा हूं किसी को,
20 लाख रुपए जेब में आए, बट उसको हटवाने के लिए 15 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अपनी जेब में क्या बचा, 5 लाख रुपए नेट। तो टर्मिनल में अगर मैं बात करूं तो टर्मिनल में आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए आपकी जेब में बच जाएंगे। इसके अलावा कहते हैं सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट। आप वेस्ट से जो प्रोडक्ट बनाओगे उससे क्या सेल होगी, क्या कॉस्ट आएगी, फॉर 4 years आर एस्टिमेटेड एज अंडर। कहते हैं वेस्ट से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सारी की सारी फिगर लैक्स में है, तो 4 साल तक कितनी कितनी आप सेल कर पाओगे वो बता दिया, कितना कितना मटेरियल का खर्चा लगेगा वो बता दिया, वेजेस का एक्सपेंस बता दिया, अदर एक्सपेंसेस बता दिए, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे बता दिए, डेप्रीशिएशन बता दिया एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है सर। इसके बाद काफी सारा डेटा और है। कहते हैं इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ₹20 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। कहते हैं ईयर 1 के स्टार्ट, ईयर 1 का स्टार्ट क्या होगा सर, ईयर 1 का स्टार्ट होता है 0। ईयर 2 का स्टार्ट क्या होता है सर, ईयर 2 का स्टार्ट होता है 1। तो ईयर 1 का जो स्टार्ट होता है वो होता है ईयर 0। तो ईयर 0 में आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा मटेरियल का 20 लाख रुपए का। तो आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो में स्टॉक पे खर्च करना पड़ेगा 20 लाख रुपए। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल, द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 का एंड और ईयर 2 एंड 3 will be ₹55 lakh and the stock at the end of year 4 will be nil। कहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास 55 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए का स्टॉक होगा। इसका मतलब 0 पीरियड में आप 20 लाख लगाओगे तो आपको ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 का एंड कह दो चाहे ईयर 2 का बिगिनिंग कह दो, एक ही बात होती है। तो ईयर 1 के एंड में आपको 35 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे, तभी तो ये 55 लाख का होगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर में ये 55 लाख ही चलेगा। मतलब ईयर 1 के एंड में आपको 35 लाख रुपए का मटेरियल का स्टॉक और मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा कहते हैं द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस। अब 20 लाख का, 55 लाख का जब आप मटेरियल रखोगे स्टॉक में तो उसके लिए स्पेस की जरूरत भी पड़ेगी। तो कहते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर ₹10 लाख पर एनम। कहते हैं इसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी जो कि हम रेंट पे दे सकते थे 10 लाख रुपए पर एनम के, लेकिन जब आप उसमें मटेरियल रखोगे तो 10 लाख रुपए का रेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट होती है और वो डिसीजन मेकिंग में कंसीडर की जाती है। तो ये 10 लाख रुपए पर एनम भी आपको एज ए रेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स। कहते हैं ये जो ऊपर आपको लेबर की कॉस्ट बताई है उसमें 40 वर्कर की वेजेस इंक्लूड है, हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख इन ईयर 1 एंड ₹10 लाख इन ईयर 2। इसका मतलब आपके पास ये जो 40 वर्कर है, इसमें 40 वर्कर आप यूज कर रहे हो, ये 40 वर्कर खाली बैठे हुए थे। अब 40 वर्कर खाली बैठे हुए हैं, आपने उनको इस प्रोसेस पे काम करवा लिया, कोई दिक्कत हो गई सर? कोई दिक्कत नहीं है। जब खाली बैठे थे तब भी सैलरी पे करनी पड़ती थी, अब काम करवा रहा हूं तब भी सैलरी पे करनी पड़ती है। मतलब उनको जो आप सैलरी दे रहे हो वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। सर क्यों? अगर इस प्रोसेस में काम नहीं करवाऊंगा तो भी 15 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी, अगर करवाऊंगा तो भी 15 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी, काम नहीं करवाऊंगा तो भी 10 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी, करवाऊंगा तो भी 10 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी। तो सर दो ऑप्शन में अगर सेम फिगर होती है तो वो हमेशा इररिलेवेंट होती है। तो ये 15 लाख रुपए और फर्स्ट ईयर में और 10 लाख सेकंड ईयर में इसके अंदर इंक्लूड है, कहते हैं इसके अंदर इंक्लूड है जो कि इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है, वेजेस 75 में से 15 लाख माइनस कर देना है, तो ये 60 लाख रुपए ही लेना है, और इस 75 लाख में से 10 लाख माइनस करना है, तो ये 65 लाख रुपए ही कंसिडर करना है। क्योंकि 15 लाख और 10 लाख
इररेलेवेंट कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं की जाती। सर इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड का आपको खर्चा बताया, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है? मान लो आपका एक हेड ऑफिस है, अब उस हेड ऑफिस का आपसे एग्जांपल रेंट पे करते हो 20 लाख रुपए महीना। अब मान लो आपकी 4 फैक्ट्रीज हैं, तो कंपनी क्या करती है, उस 20 लाख रुपए के खर्चे को 5-5 लाख रुपए चारों फैक्ट्रीज में बांट देती है। अब आप सोच के बताओ, मैं ये प्रोसेस करूं या ना करूं? कंपनी तो उस 20 लाख रुपए को 5-5 लाख रुपए बांटना ही है। मतलब क्या ये जो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, क्या अगर मैं ये प्रोसेस नहीं करूं तो क्या इनकम नहीं होगा? सर होगा। करूं तो सर तो भी आप डाल ही रहे हो। इसका मतलब अगेन ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। क्यों सर? अगर प्रोसेस करोगे तो भी 5 लाख रुपए का खर्चा डाल रहे हो, नहीं करोगे तो भी तो 5 लाख रुपए का खर्चा डाल रहे हो। इसका मतलब दैट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको अपॉर्शनमेंट बोल दिया जाए खर्चे का, तो वो हमेशा इररेलेवेंट होता है। तो हम आंसर के नीचे कुछ नोट लिखेंगे ताकि आपको ये चीजें याद रहे। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹30 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। कहते हैं इस फैक्ट्री ओवरहेड में बाकी सारा खर्चा अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्सेप्ट इंश्योरेंस 30 लाख। तो सर इसका मतलब मुझे 55, 60, 110 और 145 नहीं लेना, मुझे तो बस 30 लाख रुपए जो इंश्योरेंस वाला है वो लेना है। क्योंकि इंश्योरेंस 30 लाख के अलावा बाकी सारा खर्चा अपॉर्शनमेंट है, जो आप करोगे ही, भले ही इस प्रोसेस को करो चाहे ना करो। इसके अलावा डेप्रिसिएशन गिवन था, ठीक है। तो कंपनी पे आपको टैक्स रेट अप्लाई करना है 35%, और आपको 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दिए हैं, तो 4 साल के लिए अपने को कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन। अपने को एडवाइस देना है कि ये मशीन इंस्टॉल करनी है कि नहीं करनी फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती है वो सारी आपको करके देनी है। तो सबसे पहले एक हेडिंग पुट करूंगा मैं, आंसर नंबर 6। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम एक हेडिंग पुट करेंगे, आंसर नंबर 6। और इसमें सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट लिखना चाहूंगा, आपको लिखवाना चाहूंगा। और वो पॉइंट क्या है? सर वो पॉइंट सिंपल से ये है, पॉइंट सिंपल से ये है कि क्वेश्चन ने हमें कहा कि सर 40 वर्कर की वेजेस इसके अंदर इंक्लूड है, whose transfer to this process will reduce idle time payment of 15 lakh in year 1 and 10 lakh in year 2। तो यहां पे हम लिखेंगे if workers are idle, if workers are idle and we will use these workers in any process, then the wages of idle time workers, तो जो idle time workers की wages है, that will not be part of wages cost। तो वो वेजेस कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ये है, सर इस 75 के अंदर 15 लाख इंक्लूड है, हटा दो, 60 लाख की कॉस्ट लेनी है। इस 75 के अंदर 10 लाख रुपए आइडल टाइम वर्कर की वेजेस इंक्लूड है, हटा दो, 65 ही कंसिडर करना है। पहले पॉइंट का मतलब ये। दूसरा, सेकंड पॉइंट, एनी अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस, एनी अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स या एक्सपेंस भी आप लिख सकते हो, एनी अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इररेलेवेंट and will not be part of
and will not be part of cost। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, इस फैक्ट्री ओवरहेड में अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड भी इंक्लूड है, एक्सेप्ट केवल किसको छोड़कर, इंश्योरेंस चार्जेस को छोड़कर। इसका मतलब इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो अपॉर्शनमेंट नहीं है, बाकी सारा खर्चा अपॉर्शनमेंट है। तो सर अपॉर्शनमेंट लेना नहीं है तो इंश्योरेंस चार्जेस लेना है, तो केवल 30 लाख रुपए का ही फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, बाकी हमें कोई खर्चा बुक नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हमें अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं होता डिसीजन के लिए तो हम एनपीवी मेथड यूज करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में भी मेरा टारगेट क्या है, एनपीवी की कैलकुलेशन। ठीक है जी, अगर हमारा टारगेट है एनपीवी की कैलकुलेशन तो मैं यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, जिसकी जगह आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी लिख सकते हो। सर इसका मतलब मुझे अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल कैश आउटफ्लोज की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी डायरेक्टली नहीं है, मतलब हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लोज तीनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हेडिंग पुट करता हूं मैं सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनिशियल कैश आउटफ्लोज। सर इनिशियल कैश आउटफ्लोज हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये कैलकुलेट किए जाते हैं हमेशा ईयर 0। इनिशियल कैश आउटफ्लोज हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं ईयर 0 में। तो देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो हम 2 कॉलम में कैलकुलेशन दिखा देते हैं हमेशा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर सबसे पहले तो जो आप मशीन परचेज करने वाले उसकी कॉस्ट ले लो, परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन। क्वेश्चन ने कहा मशीन जो है उसकी परचेज कॉस्ट अभी नहीं जाने वाली, क्योंकि मशीन जो है वो हम 200 लाख की खरीदेंगे लेकिन फाइनेंस करा रहे हैं और इसको अभी नहीं पे करना, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, वो भी फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1 से। तो सर ये 0 ईयर में आएगा ही नहीं, ये 1 2 3 4 ईयर में आएगा। तो सर 0 ईयर में क्या आएगा, तो क्वेश्चन ने यहां पे एक लाइन लिखी थी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द एफोरसेड मशीन। जब आप ये मशीन परचेज करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे ऑन पेमेंट ऑफ ए कॉम्पेंसेशन ऑफ 30 लाख, जिसके लिए आपको 30 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, वो भी बिफोर द प्रोसेस ऑपरेशन स्टार्ट। और सर अगर ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही करना पड़ेगा, मतलब 0 पीरियड में करना पड़ेगा, तो यहां पे आप लिखेंगे कॉम्पेंसेशन। तो सर अपने को 0 पीरियड में एक तो कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, सारी फिगर लैक्स में है तो सर ये भी लैक्स में ही ले लेते हैं। 30 लाख रुपए का आपको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, एक तो ईयर 0 में आपका ये आउटफ्लो होगा। सर इसके अलावा मुझे याद आ रहा है आप मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करने वाले हो ईयर 0 में। क्वेश्चन है इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, वो भी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब ईयर 0 में 20 लाख रुपए एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, और ईयर 1 का स्टार्ट होता है सर 0 से हमेशा। तो इनिशियल स्टॉक रिक्वायर्ड, यहां पे आपको स्टॉक ऑफ मटेरियल की जरूरत होगी, कितना सर 20 लाख रुपए। बाकी जो आप इंक्रीज कर रहे हो वो फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो एज सच कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि हम ईयर 0 में डाल सकें। तो सर ये 50 लाख रुपए का आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा, 50 लाख रुपए का आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा। इनिशियल कैश आउटफ्लो के बाद हम कैलकुलेट करना चाहेंगे एनुअल कैश इनफ्लोज। तो हेडिंग पुट कीजिए कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। सर क्वेश्चन में 4 साल की लाइफ है तो एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ कोर्स आपके 1 साल से लेकर 4 साल तक कैलकुलेट होंगे, और 4 साल के लिए कैलकुलेशन है तो कॉलम आपको 5 बनाने पड़ेंगे। अगर आप पूछो सर हर एक कॉलम अलग अलग क्यों, तो बिल्कुल अलग अलग डेटा है
तो कॉलम भी अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। कई बार बच्चा पूछता है सर आपने इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग ईयर क्यों लिया है, एक साथ क्यों नहीं बनाया? तो सिंपल सी बात यह है कि जब अलग अलग डेटा होगा हर साल का तो आपको कॉलम भी अलग अलग ही लेने पड़ेंगे, एक साथ आप बना ही नहीं सकते। सर एनुअल कैश इनफ्लो में सबसे पहले तो हम सेल्स लेते हैं, जो नॉर्मल डेटा होता है वो ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो भी केस स्टडी के क्वेश्चन में 12 नंबर के लिए काफी ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले सेल्स कॉपी करो जरा, 322 322, इसके बाद 418 418, ठीक है। सेल्स में से आप माइनस कर दो सर मटेरियल का कंजम्पशन, मटेरियल का कंजम्पशन की फिगर्स कॉपी करो, 30 40 85 85, 30 40 85 और 85। इसके बाद हम माइनस करेंगे वेजेस। वेजेस के टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि सर फर्स्ट ईयर की फिगर में 15 लाख रुपए और सेकेंड ईयर की फिगर में 10 लाख रुपए आइडल टाइम वर्कर की वेजेस है। और आइडल टाइम वर्कर की जो वेजेस होती है वो इररिलेवेंट होती है। तो सर 75 में से 15 लाख माइनस कर दो, 60 शो करने हैं। सिमिलरली सेकेंड ईयर में 75 में से 10 लाख माइनस कर दो, 65 लाख रुपए शो करने। तीसरे और चौथे ईयर में एज सच आइडल टाइम को लेकर कुछ नहीं बोला, तो जो फिगर लिखी हुई है 85 और 100 वो आप एज इट इज पिक कर लो। वेजेस के बाद नेक्स्ट खर्चा है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस को लेकर कहीं कुछ नहीं है, आप एज इट इज कॉपी कर लो। 40 45 54 और 70, 40 45 54 और 70। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है, और अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो हमेशा इरेलीवेंट होता है। तो सर ये फिगर तो इरेलीवेंट है, लेकिन इसके अंदर 30 लाख रुपए इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो रेलिवेंट है। तो सर हर साल में आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड में इंश्योरेंस का खर्चा डालना है 30 लाख रुपए, क्योंकि जो 30 लाख रुपए है वो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है एक्सेप्ट 30 लाख, 30 लाख को छोड़कर बाकी अपॉर्शनमेंट है। तो सर 30 लाख रुपए कंसीडर कर लो। इसके बाद डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी चलो माइनस कर देता हूं। आप चाहो तो पहले ईबीडीटी निकाल सकते हो, बट ठीक है डेप्रीशिएशन भी माइनस कर देता हूं एक साथ ही। 50 38 28 21, 50 38 28 और 21, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारा डेटा है जो हमें देखना है। सर ये डेटा तो ले लिया सीधा सीधा जो टेबल में था, इसके अलावा भी खर्चे देखो और क्या क्या खर्चे आपके होंगे। तो सबसे पहले तो यहां पे देखो क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ ₹50 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years। कंपनी प्रेजेंटली क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर को 50-50 लाख रुपए साल के देकर वेस्ट हटा रही थी, बट अब मशीन लगाओगे तो ये 50 लाख रुपए आपके सेव हो जाएंगे। तो सर यहां पे आएगा प्लस, प्लस आएगा सेविंग। सेविंग इस कॉस्ट का नाम क्या लिखूं मैं, सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। जो डिस्पोजल की कॉस्ट आ रही थी उसमें आपको सेविंग होगी। कितनी सेविंग होगी सर, हर साल 50-50 लाख रुपए की सेविंग होगी। आप कैश इनफ्लोज निकाल रहे हो तो इनफ्लोज के अंदर अगर कोई भी बेनिफिट है तो वो ऐड कर लो। सर ये 50 लाख रुपए कंसीडर कर लिया हमने, ये 30 लाख रुपए इनिशियल कैश आउटफ्लो में चला गया। पहला पैराग्राफ जो है उसका सारा डेटा कंसीडर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है 200 लाख की जो मशीन खरीदेंगे इसको हम 50-50 लाख रुपए पे करेंगे, लेकिन ध्यान देना ये लोन का रीपेमेंट है। और आप खुद सोचो
क्या जब आप लोन को रीपे करते हो तो क्या आप उसको एज ए टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम करते हो? सर आंसर इज नो। तो इसके लिए आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलनी, तो अभी ये खर्चा आप नहीं लिख सकते। इंटरेस्ट का खर्चा लिख सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट पे आपको हमेशा टैक्स सेविंग मिल जाती है। तो सर माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो सर 200 लाख रुपए को आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो फर्स्ट ईयर तो आपको 200 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नई स्लाइड में दिखा देता हूं यहां पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। सर पहले साल में आपने ईयर जीरो में 200 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो आप फर्स्ट ईयर में 200 लाख का 16%, 32 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर वन, जब ईयर वन खत्म होगा तब से 4 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट शुरू कर। तो जैसे ही ईयर वन खत्म होगा आप 50 लाख रुपए दे दोगे। 200 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में देने का मतलब 50-50 लाख रुपए। तो सर सेकंड ईयर में तो लोन केवल 150 लाख बचा, तो इसका 16%। फिर सेकंड ईयर के एंड में 50 लाख दे दोगे, तो सर थर्ड ईयर में लोन केवल 100 लाख का बचा, उसका 16%। फिर तीसरे साल के एंड में 50 लाख रुपए लौटा दोगे, तो सर चौथे साल में केवल 50 लाख का लोन बचा, उस पे 16%, और चौथे साल के एंड में सारा लोन लौटा दोगे, तो बस इंटरेस्ट 4 साल तक ही आएगा। तो सर ये 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट लिख दो 32, 24, 16 और 8। 32, 24, 16 और 8, ये हो गया इंटरेस्ट। इसके अलावा और कोई भी खर्चा जो टैक्स से पहले लेना हो अपने को, सर ये चौथे साल में आएगा, मतलब टर्मिनल के अंदर आएगा, बाद में कंसीडर करते हैं। ये टेबल पूरी हम कंसीडर कर चुके हैं। इसके अलावा आप ये जो मटेरियल में स्टॉक लगाओगे, वो मटेरियल के स्टॉक में जो पैसा लगाओगे, क्या उस पर टैक्स सेविंग क्लेम कर लोगे? सर आंसर इज नो। तो ये फिगर भी अभी नहीं लिख सकता मैं, टैक्स से पहले नहीं लिख सकता। उसके बाद रेंट का खर्चा है 10 लाख रुपए का, तो आप यहां पे लिख दो लॉस ऑफ रेंट। क्वेश्चन है का मटेरियल रखने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और वो जो स्पेस है 10 लाख रुपए रेंट पे दे सकते थे, तो सर मटेरियल रख लूंगा तो नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 10 लाख रुपए, वो आप यहां पे लिख लो रेंट के नाम से। हर साल आपको 10 लाख रुपए का नुकसान, नुकसान मतलब खर्चा, नुकसान मतलब खर्चा। सर ये भी हो गया, लेबर वाला पॉइंट भी हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड वाला पॉइंट भी हो गया, सारे पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए सर। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो जरा। ये जो कैलकुलेशन आएगी आपके पास, ये आपका कैलकुलेट होके आएगा ईबीटी, क्योंकि डेप्रीशिएशन में ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं। आप चाहो तो डेप्रीशिएशन से पहले बाकी सारी चीजें माइनस करके ईबीडीटी निकाल लो, फिर डेप्रीशिएशन माइनस कर सकते हो। बट इस तरीके के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अलग अलग चीजों को करना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है, तो डेप्रीशिएशन को आप सीधा सीधा माइनस पहले ही कर सकते हो। तो सर करो जरा, ईबीटी आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा फर्स्ट ईयर का, देखो जरा 322 माइनस 30 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 50 प्लस 50 माइनस 32 माइनस 10, सर ये आएगा 120। फर्स्ट ईयर का आएगा 120 लाख। सिमिलरली सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करो। सर सेकेंड ईयर का भी 120 आ रहा है। थर्ड ईयर का कैलकुलेट करो। तो थर्ड ईयर का आ गया 160।
और लास्ट ईयर फोर्थ ईयर का ईबीटी सर फोर्थ ईयर का आ रहा है 144। ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गए, तो इसमें से माइनस कर दो टैक्स। सर टैक्स का रेट है 35%, टैक्स का रेट है 35%, तो 120 का 35% सर 42, ये भी 42, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स भी साथ के साथ निकाल देता हूं मैं सर 78 और 78, 160 का 35% 56, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 104, 144 का 35% 50.4, तो सर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 93.6। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन तो ऐड बैक करते ही हो, जो डेप्रीशिएशन आपने माइनस किया है वो ऐड बैक कर लो। 50, 38, 28, 21, 50, 38, 28 और 21। सर इतना काम तो हम नॉर्मली करते ही। अब इसके अलावा कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर में खर्चा तो कर रहे हो लेकिन उस पर टैक्स क्लेम नहीं होना, जिसकी वजह से अब आप टैक्स के बाद वो खर्चे लिख सकते हो। वो खर्चे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक तरीके से। जैसे अगर हम देखें तो पहला पैराग्राफ तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया था सर। 200 लाख रुपए का लोन था जिसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे। 50-50 लाख रुपए आपको लोन रीपे करना है फर्स्ट ईयर से, तो सर माइनस लोन का रीपेमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात यह है सर इसकी वजह से मेरे पास कैश तो कम हो रहा है। 50-50 लाख रुपए का आप लोन रीपे करोगे तो हर साल आपके पास 50 लाख रुपए कैश चला जाएगा, तो सर कैश कम हो जाएगा मेरे पास। इसका इंपैक्ट दिखा दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि इंटरेस्ट पे तो टैक्स सेविंग मिल जाती है। ये चौथे साल के एंड की फिगर है, केवल जो 1, 2, 3, 4 में नहीं होती तो मैं ये टर्मिनल में शो कर दूंगा। इसके अलावा सेल्स वाला तो पूरी की पूरी टेबल कवर हो ही चुकी है। बस एक आइटम बचा है। क्वेश्चन ने कहा था इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ₹20 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। तो सर ईयर 1 का स्टार्ट होता है 0, तो ये 20 लाख रुपए तो मैं इनिशियल कैश आउटफ्लो में शो कर चुका हूं। ये 20 लाख रुपए तो इनिशियल में ले चुका हूं, लेकिन द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3 विल बी 55 लाख। सर ईयर 1 के एंड में ही बात मैं करूं तो 55 लाख का मटेरियल का स्टॉक आप कर लोगे। इसका मतलब 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। 20 लाख से 55 लाख पे जाना है तो 35 लाख रुपए का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सर आ जाओ और माइनस कर दो फर्स्ट ईयर में से मटेरियल के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 35 लाख रुपए का। सर जितना इन्वेस्टमेंट यहां पे करोगे फर्स्ट ईयर में भी उतना ही है, सेकंड ईयर में भी उतना ही है, तो आगे और फर्दर इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये वाला इंपैक्ट भी हो गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है। नहीं सर और कुछ भी नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा। तो अब आप इसका प्लस माइनस कर लो, ये आपको एनुअल कैश इनफ्लो पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कैश बचेगा, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या बचेगा। 78 + 50 -50 -35। सर फर्स्ट ईयर में अपने पास कैश इनफ्लो बचेगा 43, सेकेंड ईयर में 66, सारी फिगर लैक्स में है। थर्ड ईयर में ध्यान देना कैलकुलेशन में डेप्रीशिएशन प्लस है, लोन का रीपेमेंट माइनस है, और फर्स्ट ईयर में मटेरियल का स्टॉक भी माइनस है। 64.6। सर ये एनुअल कैश इनफ्लो निकाल दिए। अब टर्मिनल निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप टर्मिनल की जो एडजस्टमेंट करनी है वो चौथे साल में यहीं पे कर दो, या फिर चाहो तो अलग निकाल लो। मैं आपको अलग ही निकलवा देता हूं
ताकि किसी तरीके का कोई डाउट आपको ना रहे। सर टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोस, टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोस सर हम सिंपली 2 कॉलम में कैलकुलेट कर लिया करते हैं, पर्टिकुलर्स और टर्मिनल को लेकर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइन है। क्वेश्चन कहता है मशीन कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 लाख एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो सर जो 4th ईयर का एंड है वो आपका टर्मिनल ईयर है, इसमें आप मशीन को बेचोगे, तो मशीन को बेचते हैं तो स्क्रैप वैल्यू जनरेट होती है। तो सर स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कितने में बिक रही है? ये मशीन 20 लाख में बिक रही है सर, ये मशीन 20 लाख रुपए में बिक तो रही है, लेकिन साथ में क्वेश्चन ने कहा डिसमेंटलिंग और रिमूवल की कॉस्ट आएगी 15 लाख रुपए की, तो माइनस कर दो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, मतलब वही है कि ये पूरा का पूरा एक प्लांट वगैरह होगा, सिंपल सी बात ये है, तो उसको डिसमेंटल करने का खर्चा लगेगा 15 लाख का। मतलब किसी के माइंड में हो सर 15 लाख का खर्चा किस बात का लगेगा, तो सिंपल कहूं ये प्लांट्स होते हैं, कोई छोटे ऐसे नहीं कि एक मशीन रखी हुई है बस वो है, नहीं पूरे के पूरे प्लांट होते हैं, उनको तोड़वाना फिर उनको तोड़ के बेचना, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मोटा खर्चा लग सकता है, तो आपकी जेब में तो 5 लाख रुपए ही बचेगा। सर इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर ली। अब अगर मुझे एनपीवी का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे तो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो चलो बनाते हैं एक स्टेटमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का। हम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट। पहले कॉलम में आप लिखते हो ईयर, सेकंड कॉलम में आप लिखते हो कैश इनफ्लोज, थर्ड कॉलम में आप लिखते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कितना चल रहा है? सर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट बोला था, क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट बोला था, कितना बोला था? फैक्ट्री गिवन है सर, सीधे सीधे फैक्ट्री ले लेंगे, जो भी रेट है ये उसके फैक्टर ले लेंगे, रेट नहीं मेंशन करा, फैक्टर गिवन है, सीधा सीधा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। सर 4 साल है 1 2 3 4 कैश इनफ्लोज, पहले एनुअल कैश इनफ्लोज कॉपी कर लो 4366 82 और 64.6 प्लस 4th ईयर में एडिशन हो जाएगा टर्मिनल का 5 लाख रुपए का, तो सर ये आ जाएगा 69.6। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन से कॉपी कर लो 0.870, 0.756, 0.685 एंड 0.572, ठीक है मल्टीप्लाई करो। सर फर्स्ट वन आ गया 37.41, सेकंड आ गया 49.90 राउंड ऑफ में, 49.90 राउंड ऑफ में लिखने बजाय 3 डिजिट ले लो, चलो 49.896 ले लेता हूं। नेक्स्ट है 82 इंटू 0.685, 56.17 और 69.6 मल्टीप्लाई बाई 0.572, सर ये आ गया 39.811 और इसका टोटल किया तो सर ये टोटल आ गया 183.2872, 183.2872, 183.2872। सर हमारा ये आ गया 183.2872, 183.2872, 183.2872 और इनिशियल कैश आउटफ्लो आप कैलकुलेट करके बैठे हो 50 लाख का, तो सर मेरा आंसर आ रहा है 133.2872 और यहां पे लिखा हुआ है 131.073। तो एक बार चेक करना जरूर बनता है कि ये जो डिफरेंस है ये ड्यू टू फ्रैक्शन है या फिर
कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो एक बार मैं कैलकुलेशन चेक जरूर करूंगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है अपनी, और वो है थर्ड ईयर में ये 0.685 लिखा है मैंने, जबकि ये 0.658 लिखा हुआ है, ये 0.658 है। तो वही है, माइनर माइनर सी गलतियां हो जाती है इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो सर ये 0.658 है। ऑफ कोर्स आप ये गलती नहीं करोगे, क्यों? आपको तो सही से दिखाई देगा, मैंने तो चश्मा लगा रखा है, आपने भी लगा रखा है, आपसे भी गलती हो सकती है। बट चलो फिर भी गलती पकड़ में आ जाती है, वो अच्छी बात है। 53.956 अकॉर्डिंगली सर इस फिगर में माइनर सा डिफरेंस आएगा, और उसकी वजह से हमारा आंसर जो बुक के आंसर से डिफर कर रहा है वो मैच करेगा। तो ये आएगा 181.073, 181.073, 181.073, 181.073। तो अकॉर्डिंगली ये फाइनल आंसर आएगा 131.073, 131.073। अकॉर्डिंगली इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो केस स्टडी क्वेश्चन आता है सेक्शन डी में, उसमें इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस मेरे को लगते हैं। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 6, और इस पूरे आंसर को आराम से आप समझते हुए कॉपी कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया बहुत इजी तरीके से करवाया। अगर आप इसी का सॉल्यूशन आप अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे, आपके लिए आंसर को समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार जरूर देखना, मैंने जो आंसर करवाया ये करने के बाद एक बार आप अपने स्टडी मटेरियल में इसका सॉल्यूशन जरूर देखना। आप उस सॉल्यूशन को इन एनी केस नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। आंसर सेम आएगा, सब कुछ सेम है, वही कैश इनफ्लोज निकलना है सब कुछ, बट उन्होंने सब कुछ मिक्सअप कर दिया। जैसे नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लोज की हमें जरूरत होती है, उन्होंने सब कुछ ही एक ही स्टेटमेंट में निकाल दिया है, जिसकी वजह से उस आंसर को समझना काफी ज्यादा आपके लिए टेक्निकल वाली सी सिचुएशन हो जाती है।
तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हम केवल 2 ही क्वेश्चंस कवर कर पाए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है अप्रेजल मेथड्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डीसीएफ एंड नॉन डीसीएफ टेक्निक्स, इनमें क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं, आंसर काफी लेंदी होते हैं। तो हर चीज यहाँ पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से इसकी एग्जाम में वेटेज भी काफी हाई रहने के चांसेस रहते हैं। तो अभी भी हमारा जो एनपीवी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो देखो ठीक है, कवर्ड ही है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम एनपीवी का ही कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। देन एनपीवी के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो सेकंड मेथड होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उस पे भी हम नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।